है ना। फिर यूनिफॉर्म मोशन में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी। कितनी इक्वेशन होती है बेटा? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, राइट। ठीक है, पहली कौन सी होती है? मेरे साथ साथ रिपीट करो। v इज इक्वल टू u plus t u प्लस ए टी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस plus half थर्ड वन क्या होती है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन पड़ी। इसमें अजम्पशन क्या था? एक्सेलरेशन क्या रहेगा? वेरिएबल। एक्सेलरेशन क्या रहेगा? वेरिएबल। पहले डिसाइड करो, वेरिएबल रहेगा कि कांस्टेंट रहेगा, बताओ मुझे। एक्सेलरेशन इक्वेशंस यूज किए जाते हैं ना। इक्वेशंस ऑफ मोशन वर डिफाइंड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वो होता है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है। जो जो वेरिएबल बोल रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हो? आप रिवीजन नहीं कर रहे बेटा, इसका मतलब। तो फिर क्या होगा? सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? बताओ। जब कल का पढ़ा है वो आज याद नहीं है, तो आप ये उम्मीद कैसे रख सकते हो कि 1 साल बाद याद रहेगा? आप अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं कर रहे हो बेटा? बताओ। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वो मोशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही इक्वेशंस डिफाइंड थी। कौन कौन सी? v is equal to u plus at, s equals to ut plus half at square, and the third one was v square minus u square is equal to 2as। तो इन तीनों इक्वेशन को यूज करते टाइम एक ही अजम्पशन क्या रहेगा? एक्सेलरेशन क्या रहनी चाहिए बेटा? कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, तो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी। उसके बाद क्या पढ़ा था बताओ? सर ग्राफ्स पढ़े थे, शाबाश, तनीषा ने बढ़िया बताया कि हमने ग्राफ्स पढ़े थे। कौन कौन से ग्राफ पढ़े थे बताओ, एक एक करके बताओ। सबसे पहले हमने पढ़ा एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अच्छा, स्लोप ऑन अ ग्राफ इज, स्लोप क्या होता है? सर कौन से ग्राफ का? नहीं, स्लोप ऐसे क्या होता है? एम क्या लिखते हैं इसको? टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। और उसके और हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये सबको पता है। ठीक है, अब देखो एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, एक्सटी ग्राफ। ठीक है, जिसके वर्टिकल एक्सिस पे पोजीशन वेक्टर है और हॉरिजॉन्टल पे टाइम है। नाउ व्हाट वी विल राइट। अब इस ग्राफ का अगर मैं थीटा एंगल निकालना चाहूं तो उसको क्या बोल रहे थे कि स्लोप है बेटा, टेंजेंट ऑफ दिस थीटा इज स्लोप। और वो क्या आ रहा था? क्या आएगा? पी की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा? dx by dt। डेल्टा एक्स। और बेस की जगह क्या लिखेंगे? डेल्टा टी, है ना, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो इसी स्लोप ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताता है? वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, और ठीक है, और एरिया अंडर द कर्व ऑन पोजीशन टाइम क्या बताता है? और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ नहीं बताता है, कुछ भी नहीं बताता है। एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा? x इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इसको हटा दो यहाँ से। अच्छा ठीक है, अब दूसरा ग्राफ देखते हैं, वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ पे स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? एक्सेलरेशन, है ना, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इंटू वर्टिकल एक्सिस मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया अंडर द कर्व। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, वो कब आएगा? देखो इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल पे टाइम। अब देखो, अगर ऐसा ग्राफ बने जिसका एक पार्ट पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव अगर साइन कन्वेंशन के साथ ऐड कर रहे हो तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और अगर केवल मैग्नीट्यूड लेके सीधा सीधा ऐड कर देते हो तो क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। चीज याद रखना। ओके, उसके बाद क्या पढ़ा था? ग्राफ हमने पढ़ लिए थे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? जर्क, है ना, जो हमारे सिलेबस से बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। और एरिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर द कर्व
एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है बेटा? वेलोसिटी। वेलोसिटी, है ना? तो एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? ओके, उसके बाद क्या पढ़ा? आफ्टर ग्राफ्स हमने क्या पढ़ा था, बताओ? मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको दो चीजें बताई थी। द फर्स्ट वन वाज ए को जी से रिप्लेस करना है। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लेंगे हमेशा? नेगेटिव। बोलो, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव ना। बाकी सब लोग सोए हुए हैं, जो बच्चे बोल रहे हैं खाली ये जगे हुए हैं, बाकी सब सोए हुए हैं। सोए हुए को जगाना पड़ेगा नाम ले लेके, है ना? सोए हुए को जगाना पड़ेगा। तो मैं गलती करूंगा जानबूझकर, है ना? गायत्री समझ आ रहा है बेटा? गायत्री समझ आ रहा है? ओके, राइट। हाँ, मिस्टर संदीप सिंह आ रहा है? हेलो, नेहा, नेहा ललित, शी ज्वाइंड द फर्स्ट, है ना? नेहा ललित सबसे पहले क्लास में आ गई थी, शाबाश बेटा। तो राइट, ओके। और सेकेंड असम्पशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड। हमेशा डाउनवर्ड में लगेगा। तो एक्सेलरेशन को जब इक्वेशंस ऑफ मोशन में वैल्यू रिप्लेस करेंगे क्या रखेंगे? नेगेटिव जी, माइनस जी, माइनस जी। अच्छा ठीक है। और इक्वेशन ऑफ मोशन में एक चीज और बताई थी मैंने आपको, कि सपोज करो इनिशियल पोजीशन इज एट हाइट एच, एच हाइट पे है इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल है आई, और ये फाइनली ग्राउंड पे आ जाता है फाइनली ऑब्जेक्ट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना होगा? पॉजिटिव एच। पॉजिटिव एच की नेगेटिव एच? अरे ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ? इनिशियल से किधर मूव किया? नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव एच। फाइनल है जो एच की फाइनल वैल्यू क्या है? 0। और एच की इनिशियल वैल्यू क्या है? एच। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यही तो होता है चेंज इन हाइट। फाइनल वैल्यू 0, इनिशियल वैल्यू माइनस, तो या तो एच आया तो माइनस एच आ गया। डिस्प्लेसमेंट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो वैल्यू क्या रखोगे? एच की माइनस एच? माइनस, ठीक है? तो ये सब हमको याद है। उसके बाद क्या पढ़ा बेटा? सर रिलेटिव वेलोसिटी। शाबाश, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या क्या था? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या रखते थे? पहले किसी वैल्यू आएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? रिलेटिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया था? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इतना कंसेप्ट है, इसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन कर लोगे। यस सर। एक चीज और भूल गए आप, क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, nth सेकंड, है ना? तो ये एक और कराया था, इसका फॉर्मूला और इसका बेसिक क्वेश्चन आपको करा दिया था। इतना हमने किया किसमें? मोशन इन 1D में। अब आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? इसका रिवीजन भी कराऊंगा एक बार मैं आपको दोबारा से पूरा नोट से, ठीक है? सैटरडे को हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे बिफोर द टेस्ट। और उससे पहले आप लोग क्या करेंगे? जो नोट्स आपको शेयर किए गए हैं उसमें जो क्वेश्चंस मेंशन्ड है वो क्या करेंगे? उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे विद सॉल्यूशन। आपको नोट्स में क्वेश्चन दे रहे थे, कल ग्रुप में नोट्स शेयर किए हैं, वो कंप्लीट चैप्टर के नोट्स शेयर्ड है बेटा, ठीक है? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड टू एंड ऑफ द स्लाइड्स। तो वहां पर सारे क्वेश्चन जो है उनको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे पेपर से पहले। अब जो बच्चों लेट ज्वाइन किए उनको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। हमारा एक क्या होने वाला है बेटा? चैप्टर का टेस्ट संडे को चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, ठीक है? उसमें फिजिक्स का सिलेबस क्या है? मोशन इन 1D। मोशन इन 1D। तो अब देखो छोटा सा चैप्टर है, छोटे से कंसेप्ट हैं जो बताए आपको, अभी रिवाइज करा दिए।
2-3 बार हम ऑलरेडी उनको पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको आप उसमें से कर लोगे। 5-7 क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन, उनको अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करके अभी आज हमारे पास थर्सडे है, अगर नहीं होते हैं तो वी कैन सॉल्व देम, है ना। तो उनको हम सोल्व कर लेंगे 15-20 मिनट में। अब फिजिक्स का पेपर आएगा, ठीक है, और फिजिक्स के पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन। और जब आपका टेस्ट होगा उसमें कितने सब्जेक्ट रहेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है। तो इसके बारे में जो स्ट्रेटेजी होगी टू जो स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे टू अटेम्प्ट द टेस्ट इन सच ए वे सो दैट वी कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स किस में? फिजिक्स में, केमिस्ट्री की, मैथ में? सर फिजिक्स। सर तीनों में। तीनों में मिला के, है ना, तीनों में मिला के हमारा मैक्सिमम मार्क्स आना चाहिए। हमारा एग्जाम में हमारे पास करेंसी क्या क्या होती है बेटा? हमारे पास जो चीजें हम यूज कर सकते हैं एग्जाम में क्या क्या होता है? 2 चीजें होती है। क्या क्या होता है? दिमाग। एक तो हम दिमाग यूज कर सकते हैं, है ना। दिमाग यूज कब होगा? जब अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे, राइट। और सेकंड चीज क्या होती है? टाइम। टाइम बेटा, टाइम। दिमाग लगा के क्वेश्चंस कर लोगे तो नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल दैट थिंग वी कैन टेकल। और दूसरा टाइम, वी शुड यूटिलाइज अवर टाइम सो जुडिशियसली सो दैट वी स्कोर मैक्सिमम मार्क आउट ऑफ पीसीएम। पीसीएम का तीनों का मार्क्स मिला के हमें क्या करना है? मैक्सिमम स्कोर करना है। किसमें? गिवन टाइम में, है ना। हमारे पास अनलिमिटेड टाइम तो होगा नहीं, तो वी शुड हैव एन एप्टीट्यूड टू स्किप द क्वेश्चंस ऑल्सो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपने ट्राई किया, अगर आपको लगता है कि हाँ शायद सॉल्व हो जाएगा, तो उसको मार्क करो और अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, है ना। तो ये स्ट्रेटेजीज भी अब आपके साथ डिस्कस कर देंगे हम लोग आपको ये सारी चीज बता देंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट देम। तो आप ट्राई करना, संडे का जो टेस्ट है उसमें उस चीज को ट्राई करना कि हाउ टू यूटिलाइज द बेस्ट ऑफ योर ब्रेन्स एंड द बेस्ट ऑफ योर टाइम, ठीक है। तो वो चीज आपको करनी है। संडे को पेपर होगा। फिजिक्स का सिलेबस क्या है? मोशन इन 1D। अब आपके पास 2 दिन का टाइम, अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से टेस्ट दो। और ये टेस्ट जो है सभी बच्चों के लिए क्या है? क्या है बेटा? कंपल्सरी। अनिवार्य है ना। जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा इसका मतलब वो सीरियस नहीं है प्रिपरेशन के लिए, फिर वो हमारे किसी काम का नहीं है ना। फिर आपको, आप देखो, हम आपको सीरियसली पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये है ना कि आप भी चीजों को सीरियसली लो, है ना। और सबसे बड़ी बड़ी बात क्या है? अब 11th में तो हम है नहीं, हम आ गए हैं 12th में। तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा प्रेशर होने वाला है। बोर्ड का होगा, प्री बोर्ड का होगा, स्कूल का होगा, लैब्स का होगा, प्रैक्टिकल्स का होगा। तो ये सारी चीजें हम टाइमली मैनेज करके चलेंगे। तो टाइमली सीरियस हो जाओ। ऐसा मत सोचो कि अभी तो 12th स्टार्ट हुई है, ये सोचो कि 12th स्टार्ट हो चुकी है। सो यू शुड बी वेरी सीरियस अबाउट योर स्टडीज। तो उसी सीरियसनेस के चलते जो टेस्ट है वो आप सबके लिए क्या है? कंपल्सरी है। और जो बच्चा ये टेस्ट नहीं देगा उसका नाम जो है अलग से हाईलाइट करा जाएगा, राइट। तो फिर देखेंगे व्हाट वी कैन डू। हाँ, चलो अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज का। क्या नाम है चैप्टर का बेटा? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सर मोशन। हाँ, परमिंदर बोलिए। सर ये टेस्ट ऑनलाइन होगा क्या? हाँ, ऑनलाइन होगा बेटा। ओके। आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे आपने 11th में टेस्ट दिए थे, जो बच्चे 11th में थे हमारे साथ, ठीक उसी तरीके से होगा। बट एक डिफरेंस है कि ये टेस्ट अब कंपलसरी होगा। जिस बच्चे ने पिछली बार काम चोरी कर ली ना, वो नहीं चलेगी, ठीक है। नहीं तो फिर मैं उसी बच्चे से सवाल पूछूंगा और अलग होगा, वो तो देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। तो बट इट इज कंपलसरी, है ना। तो कोई बच्चा इस टेस्ट को स्किप नहीं करेगा किसी भी सरकमस्टांस में, राइट। एग्रीड? गिव मी थम्स अप। यस थम्स अप दो। हाँ सर हाँ। तो टेस्ट देना है, तैयारी करनी है। अभी आपका 3 दिन बचे हैं, 3 दिन में बेहतरीन तैयारी करो। जितनी भी तैयारी हो जाए उसी तैयारी के साथ एग्जाम में जाओ। यू विल गेन मच मोर कॉन्फिडेंस। जब आप टेस्ट कर लोगे, अपनी गलतियां पहचानोगे, तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। फिर उन गलतियों को सुधारते चले जाओ। ऐसा हर टेस्ट के साथ करते चले जाओ। सिलेक्शन आपका निश्चित है। फिर उसके बाद सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। सिलेक्शन को केवल आप रोक सकते हो। वो छोटे छोटे ऐसे ब्लंडर्स करते जाओ कि टेस्ट नहीं दिया, रिवीजन नहीं किया, क्वेश्चंस नहीं किए, तो अल्टीमेटली फिर सिलेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। जिन बच्चों ने सारा काम कर लिया उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, राइट। जिसने टाइमली क्लास के नोट्स रिवाइज कर लिए,
टाइमली जो क्वेश्चन दिए वो कर लिए और टाइमली टेस्ट अटेम्प्ट करके उनके करेक्शंस को वर्कआउट कर लिया, उस बच्चे को कोई नहीं रोक सकता, वो बच्चा सेलेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, चलो तो वी विल बी स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब हमने सारी चीजें पढ़ ली बेटा, M1D में बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया, वेक्टर्स क्या होते हैं सब कुछ हो गया। अब वी विल कंटिन्यू एंड बिल्ड अपॉन द कंसेप्ट दैट वी हैव लर्नड इन मोशन इन 1D, राइट। तो अब पढ़ो फोर्स होता क्या है, पढ़ो इस चीज को, क्या लिखा है बेटा, मन मन में पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ साथ पढ़ो। अ पुश और पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, पुश या पुल है ना, फोर्स क्या होता है, या तो पुशिंग इन नेचर होगा या पुलिंग इन नेचर होगा, या कंप्रेसिव होगा या टेंसाइल होगा, राइट। तो दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, या तो चेंज कर देगा या चेंज करने की कोशिश करेगा। जैसे कि मान लो आपके पास एक बलून है बेटा, है ना, हवा भरी है बलून में, और उसको पिचकाओगे तो आराम से पिचक जाएगा ना। अरे हाथ में बलून पकड़ो हवा का, उसकी शेप आप इजीली चेंज कर सकते हो ना। Yes, Yes, sir. Right? अब देखो मेरे पास ये बॉल है, इसकी शेप चेंज करना टफ होगा कि बलून के कंपैरिजन में। यस सर, नहीं Yes, sir. अब ये बॉल पत्थर होती, बॉल नहीं ये पत्थर होता, तो उसकी शेप चेंज करना और टफ होता है ना। बट मैं फोर्स तो लगा ही रहा हूँ ना, मैंने फोर्स बलून पे भी लगाया और मैं बॉल पे भी लगा रहा हूँ, पत्थर पे भी लगाऊंगा। तो इन द केस ऑफ बलून द फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ द, है ना, स्टेट ऑफ द मोशन, स्टेट ऑफ द मोशन या शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और दूसरा, जब पत्थर पे लगाऊंगा तो बदलाव कुछ नहीं आ रहा, बट बदलाव आने की कोशिश हो रही है। वी आर ट्राइंग टू चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, या वी आर ट्राइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। ठीक है, अब देखो मोशन के रिस्पेक्ट में इमेजिन करना। ठीक है बेटा, आपके पास मैं ये बॉल फेंकता हूँ, राइट, आपके पास मैं बॉल फेंकता हूँ, तो इस बॉल, व्हेन दिस बॉल इज अप्रोचिंग यू, क्या होगा, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, यस और नो। yes, sir. तो आप इसको बॉल को ऐसे पकड़ लोगे और बॉल रुक जाएगी, तो आपने इसकी वेलोसिटी जो इसका मोशन था उसको क्या कर दिया, रेस्ट में ले आए आप इसको। ठीक है, अब यही सिचुएशन, आपने फोर्स लगाया ना इसके ऊपर, तो आपने पकड़ लिया इसको रख। ठीक है, अब यही सिचुएशन इमेजिन करो कि रेल की चल रही है ना, ट्रेन चल रही है पटरी पे। ठीक है, तो रेल इज मूविंग ऑन द रेलवेज। ठीक है, अब क्या हो गया आप उसके आगे जाके सुपरमैन बन के धक्का लगा रहे हो, तो क्या उसको रोक पाओगे। No, sir. No, sir. आप फोर्स लगा रहे हो ट्रेन पे, यस लगा सर, रहे हो, Yes, पर sir. क्या रेल रुक पा रही है। No, No, sir. तो आपके द्वारा लगाया गया फोर्स इज ट्राइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, है ना, वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है पर चेंज नहीं कर पा रहा है। ठीक है बेटा, तो इसको मोटा मोटा ऐसे समझेंगे, बाद में जब जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होंगी तो मैं आपको और डीपर इंसाइट्स देता जाऊंगा इन चीजों में, राइट। चलो, अब हमारे पास बेटा इनर्शिया जो चेंजेस ला सकता है, वो चेंजेस किस तरीके के होंगे, या तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दे, है ना, या फिर स्पीड को चेंज कर दे, भाई स्लो डाउन कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया, या शेप को, जैसे मैंने आपको बलून बताया तो उसको चेंज कर दे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है आपकी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर है। वेक्टर है क्यों, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास मैग्नीट्यूड है, और ये लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। ठीक है, अब हाँ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, कम्यूटेटिव एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब फोर्स जो है, फोर्स क्या करता है, फोर्स का डायरेक्शन होता है ना, सेंस ऑफ, अगर फोर्स एक डायरेक्शन में लगे तो कुछ चेंज लेके आएगा, दूसरे डायरेक्शन में लगे तो डिफरेंट इफेक्ट लेके आएगा। दैट इज व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसका डायरेक्शन भी ज्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। ठीक है, अब हमने फोर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, नाउ वी विल लुक इनटू टाइप ऑफ फोर्सेस। फिर टाइप ऑफ फोर्सेस के साथ साथ हम प्रॉब्लम्स अनफोल्ड करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक सबको सब समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ, जहां पे भी Sir. डाउट है पूछो, Yes, sir. नहीं तो मैं पूछूंगा फिर बच्चों। पूजिता, पूजिता का नाम जेनिफर है आई बिलीव, है ना, जहां तक मुझे याद है। रेशमा, रितु, साक्षी, सबको समझ आया। सुरेंद्र, सुरेंद्र आप बताओ बेटा, Yes, sir. वाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सुरेंद्र, हाँ अच्छा, सुरेंद्र तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, जो बच्चा चुप बैठेगा, वत्सल भाड़े, भाड़े, वत्सल भाड़े, बताओ बेटा। याशीन खान आप भी चुप हो बेटा, अर्लियर यू यूज्ड टू पार्टिसिपेट, कहाँ गए।
याशीन, अरे चलो, शैल वी प्रोसीड फर्दर बेटा, अगर डाउट्स नहीं है तो अभी आपको, ठीक है, बहुत Yes, बेसिक चीज है ये, बार बार बताई जा चुकी है ऑलरेडी। चलो अब बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस में। कॉन्टेक्ट फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जिनके ट्रांसफर के लिए दो ऑब्जेक्ट्स को फिजिकल कॉन्टेक्ट में होना जरूरी है ना। द फोर्सेस विच विल बी एप्लीकेबल, ठीक है, व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर दे एक्सपीरियंस ए फोर्स कॉल्ड एज कॉन्टेक्ट फोर्स। जब दो बॉडी आपस में स्पर्श कर रही होंगी यानी कॉन्टेक्ट कर रही होंगी तो उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस को क्या बोलेंगे? कॉन्टेक्ट फोर्सेस, ठीक है। अब देखो, कॉन्टेक्ट Friction फोर्सेस लगता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में होते हैं, अभी इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये होते हैं। कॉन्टेक्ट फोर्सेस आर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, तो इनका नेचर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। अब देखो कैसे होता है वो बताएंगे आपको, जो फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा ना बेटा तो ये बताऊंगा कि भाई इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब देखो कॉन्टेक्ट है, एक ब्लॉक नीचे रखा हुआ है और उसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखा है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब दो कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं, एक तो आपका क्या है परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो ये होगा रेड कलर वाला। Yes, एक sir. फोर्स इससे परपेंडिकुलर, वो कौन सा है, क्या नाम है उस फोर्स का? देखो, Normal. Normal force. नॉर्मल फोर्स, या इसी को क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और एक फोर्स है जो अलोंग द कॉन्टेक्ट सरफेस है, उसका नाम क्या है? Friction force. फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए भी दोनों ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है, है? जरूरी नहीं है। नहीं है। कांटेक्ट फ्रिक्शन के लिए दो सरफेसेस का कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। है। अच्छा रेशमा बोल रहे हैं नहीं है, बताओ बेटा कब नहीं होगा ऐसा कि जो दो फोर्सेस कांटेक्ट में ना हो तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा? रेशमा, अरे हंसो मत, क्या पता कुछ चीजें बहुत सारी होती हैं यार, ऐसे फिजिक्स सबको सारी नहीं आती है। रेशमा बताओ बेटा, नहीं आपको सर, क्यों लगता है? वो कंफ्यूज अच्छा, हो गई थी, नहीं है और है ऐसे। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आप एग्री करते हो ना कि कांटेक्ट होना जरूरी है, फॉर जरूरी होता फ्रिक्शनल है। फोर्सेस कांटेक्ट जरूरी होना जरूरी है, ठीक है। घर्षण के लिए दो सरफेसेस का आपस में कांटेक्ट होना जरूरी है, देखो, है ना? तो ऐसे, अब ठीक है। और नॉर्मल फोर्स के लिए भी आपस में फोर्सेस जो सरफेसेस का कांटेक्ट में होना जरूरी है, इसलिए इनको क्या बोला मैंने? कांटेक्ट फोर्सेस। कौन कौन से हो गए? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है बेटा, बताओ? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या धागा, है ना, या फिर रस्सी, कोई भी चीज ऐसी, राइट? तो Yes. स्ट्रिंग देखो, अब मैं लेता हूं इसको, ये ईयरफोन की वो है वायर, दिस इज स्ट्रिंग, है ना। स्ट्रिंग मान लो, इसको एज्यूम कर लो, धागा मान लो, फ्लेक्सिबल है, अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी मान लो। और इसको स्ट्रिंग कब इन फिजिक्स की लैंग्वेज में, पर्टिकुलरली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के रिस्पेक्ट में, इसको स्ट्रिंग कब बोलेंगे? तब व्हेन दिस इज मासलेस, इसका कोई मास, खुद का मास नहीं होगा। और दूसरी चीज, ये हमेशा खिंचा हुआ रहेगा, ऑलवेज विल बी इन द स्ट्रेच्ड पोजीशन, ठीक है। कभी भी स्लैक नहीं करेगा, ऐसे ढीला नहीं होगा ये, ऐसे कभी भी ऐसा नहीं होगा। अभी दिख नहीं रहा तो ब्लैक कलर का उठा ले, ठीक है। तो ये आपका जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग, ये कभी भी स्लैक नहीं करेगा, ऐसे मुड़ेगा नहीं, हमेशा स्ट्रेच्ड रहेगा। इसका रीजन क्या है? टू ट्रांसफर फोर्सेस, है ना। स्ट्रिंग हमेशा टेंसाइल फोर्सेस को सपोर्ट कर सकता है। देखो मैं कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा हूँ, मेरे दोनों हाथ दिख रहे हैं आपको बेटा? यस सर। देखो मैं राइट हैंड को मूव कर रहा हूँ, क्या मेरा लेफ्ट हैंड मूव कर रहा है? नो No, सर। sir. नहीं। तो स्ट्रिंग के होने या ना होने का कोई फायदा हुआ नहीं। नो नो सर। सर। अब अगर ये स्ट्रेच्ड रहे, अब मैं राइट हैंड को खींचूं तो क्या लेफ्ट हैंड खींच रहा है साथ में? Yes. तो स्ट्रिंग का होने का फायदा हुआ ना, इसीलिए स्ट्रिंग को क्या Yes, बोलते हैं? स्ट्रिंग इज मासलेस एंड स्ट्रिंग हैज टू बी ऑलवेज स्ट्रेच्ड इन लेंथ, है ना, कभी भी स्लैक नहीं करेगा। अच्छा स्लैक होगा तब भी मैं टेंसाइल फोर्स लगाता हूँ, देखो अभी स्ट्रिंग जो है स्लैक्ड है, राइट। अब मैं राइट हैंड को मूव करता हूँ तो थोड़ी दूर तक तो राइट हैंड इंडिपेंडेंटली मूव कर पाया और फिर लेफ्ट को खींचा, तो स्ट्रिंग का जो जो क्या बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन ये नहीं दे पाया। तो इसलिए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ही हमेशा काम का होगा, एंड द स्ट्रिंग हैज टू बी मासलेस।
Yes, दोनों sir. कंडीशन समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. तो यही बातें यहाँ लिखी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कितने लॉज होते हैं? कितने होते हैं बेटा? Three law. 3 लॉज होते हैं। कौन कौन से? First पहला law, जड़त्व का नियम, second law of motion, third law of motion. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? inertia. इन सब को भूल जाओ, ये लिख रहा है कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फोर्स, क्वांटिटेटिव। समझ आए ठीक, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। और asserts दैट सिंगल फोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्वालिटेटिव लॉ क्या होता है? क्वालिटेटिव का मतलब है ये बताएगा कि फोर्स के होने या ना होने से डिफरेंस आता है, राइट। और क्वांटिटेटिव का मतलब है कि कितना फोर्स होगा तो कितना चेंज आएगा, क्वांटिफाई कर दिया। जैसे मान लो सेब है, मैं जाता हूँ रेहड़ी पे जाता हूँ, है ना, फ्रूट वेंडर के पास, मैं बोलता हूँ सेब है, वो बोलता है, तो पता चल गया कि है, कि फोर्स है। मैं बोलूंगा कि कितने रुपए किलो है, तो फिर मेरे को रेट बताएगा कि अच्छा 200 रुपए दूंगा तो 1 किलो सेब मिलेगा। तो मैंने क्या किया, क्वांटिफाई कर दिया उसको कि सेब तो है, अब क्या रेट है कि 200 रुपए का 1 किलो सेब है। ठीक है, अब ऐसे ही होगा कि फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वालिटेटिव। कितना फोर्स लगने से कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, तो क्वांटिटेटिव, है ना। जैसे 1 किलो से 200 रुपए, उसी प्रकार से 200 न्यूटन से कितना एक्सेलरेशन, वही हो गया क्वांटिटेटिव। आपने उसको नंबर्स दे दिए। और थर्ड क्या है, तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर एक एक्शन फोर्स है, ये एक्शन फोर्स है, तो इसके इक्वल और अपोजिट रिएक्शन फोर्स भी हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो एक्शन के साथ रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो क्या अकेला फोर्स कभी पाया जा सकता है? No, sir. भाई जब आपने बोल दिया कि जहां भी एक्शन फोर्स होगा वहीं पे रिएक्शन फोर्स भी उपलब्ध होगा, तो हमेशा क्या होगा, फोर्स विल ऑलवेज बी इन पेयर्स। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ बोलता है कि फोर्स कभी भी अकेला नहीं पाया जाएगा, हमेशा पेयर में मिलेगा। तो ए सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि उसका रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा उसके साथ में। ठीक है बेटा, समझ आया? Yes, sir. अब इनको एक एक करके देखते हैं। हमने ये तो समझ लिया, अब एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, पढ़ो एक बार, मन मन में इसको पूरे को पढ़ो, फिर मैं आपको समझा। पढ़ लिया sir. पढ़ लिया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, क्या लिखा है बेटा कि स्टेट ऑफ इनर्शिया को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? External unbalanced force. एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। किस पर? The body पे. Object. Body पे sir. ठीक है, ऑब्जेक्ट पे। और बताओ, और टर्म्स बताओ जो आपने रट रखी है, फिर उन सबका खेल करेंगे, समझेंगे एक एक चीज को। बताओ, क्या पॉइंट मास सुना है आपने? व्हाट इज अ पॉइंट मास? सुना है ना? Yes, sir. सर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट के रूप में ले लेते हैं। हाँ, किसी ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, सही बताया आपने। तो पॉइंट मास या पार्टिकल, है ना, हम बोलते हैं ना क्वेश्चन में, पार्टिकल ऑफ मास 10 kg या पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, अ पॉइंट मास ऑफ 1 kg। क्या एक पॉइंट पे कोई मास रखा जा सकता है? खुद सोचो। लेट्स इमेजिन। ठीक है, डिफाइन करते हैं एक एक करके। सुनना, फिर आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। अभी थोड़ी देर सुनना, जब मैं जो सवाल पूछूं उसका रिस्पॉन्स देना आपको, है ना, लास्ट में बहुत अच्छा लगेगा। सुनना। ओके सर। पॉइंट का डायमेंशन कितना होता है बेटा? 0d। लाइन का क्या होता है? 1d। मोशन इन 1d अभी पढ़े थे, अभी पढ़े स्ट्रेट लाइन। प्लेन का क्या होता है? 2d। और 3 डायमेंशनल अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका क्या होगा? 3d होगा, वॉल्यूम का। तो इसका हो गया 3d। अब ये तो समझ आता है कि, ये तो हमें समझ आता है कि 3 डायमेंशन है
तो वहां पे तो वो मास हो सकता है। जैसे मुझे पता है इस बॉल के पास मास है, तो इसने वॉल्यूम भी तो ऑक्युपाई कर रखी है। 2D है, 3D है, 1D है, क्या है ये? 3D है, ठीक है। और जो चीज 3D नहीं है, क्या उसको देख पाओगे आप? नो सर। 2D का हम क्लोजेस्ट एग्जांपल क्या लेते हैं बेटा, बताओ? पेपर। पेपर है ना। अब देखो ये पेपर है, ये 2D है कि 3D है? 2D। कितने कोई बच्चा बोल रहा है कि ये 3D है? ये भी सर थोड़ा सा मान दो। बताओ। यस सर। अच्छा, मैटर की डेफिनेशन एक बार याद दिलाता हूँ। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। मास। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज मैटर। मैटर ये पेपर मैटर है कि नहीं है? सर है। है। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन में क्या था? इट हैज मास। मास तो है ही, कुछ ना कुछ तो है इसके पास मास, मुझे फील हो रहा है। क्या इसके पास वॉल्यूम भी है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस इज 3D और 2D? 3D। एनीथिंग दैट कैन ऑक्युपाई स्पेस हैज टू हैव सम वॉल्यूम। भाई जो कोई चीज कोई स्पेस ऑक्युपाई कर रही है उसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम होनी चाहिए। और अगर उसके पास वॉल्यूम है वो क्या हो गया? 3D हो गया। 3D हो गया। तो आपको जो चीजें दिख रही है ना बाहर, एनीथिंग दैट इज मैटर, इट इज ऑलरेडी 3 डायमेंशनल। बट फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ प्रॉब्लम्स हम क्या करते हैं बेटा, अब पेपर के 2 डायमेंशन है, देखो हॉरिजॉन्टल एंड ये देखो, इसका लेंथ और विड्थ दे आर वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द थिकनेस ऑफ द पेपर, इसलिए क्या बोल देते हैं? इट इज अप्रोक्सीमेट 2D। ठीक है बेटा? यस ठीक है। अब ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आएंगी, ध्यान रखना, इन चीजों को भूलेगा कोई नहीं। ठीक है? जो चीज बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, एक एक चीज काम आने वाली है। कोई ये मत समझना कि अरे सर क्या बताए जा रहे हो, मेरे पास पहले ही कम टाइम होता है, तो मैं आपको बिल्कुल क्रिस्प चीजें बताऊंगा, राइट? बट जो बताया जा रहा है उसको ध्यान रखो, जो चीजें दिखाई जा रही है तो उसको देखो, तो इट विल बी रिटेन इन योर ब्रेन, है ना? अब दिमाग में, आपकी मेमोरी में रिटेन रहेगा। अब समझ गए? अब मुझे बताओ कि जो भी आपको दिख रहा है वो 3D ही है? यस अब मैं बोलता हूँ अ पॉइंट मास ऑफ 10 kg, तो ये झूठ बात है कि सच बात है? सर झूठी है, बिकॉज 0D हो गया। बोलो। पॉइंट हमें कैनॉट दिख तो कैरी नहीं मास। है। A point is 0D and 0 dimension cannot have मास। mass। मास तो मास होगा ही नहीं, तो फिर मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट मास ऑफ 1 किलोग्राम। तो ये झूठ हुआ कि सच हुआ? तो झूठ झूठ हुआ। तो हम तो क्या हमारा पोपट बनाया जा रहा है आज तक? बताओ। यस सर। यस सर। क्या हम पोपट बन रहे हैं यहाँ तक? यस सर सर ऐसा बस फिजिक्स में नहीं, मैथ्स में भी होता है, वह अजम्पशन हर जगह मान लेते हैं। बताओ यार क्या हाल हो गया, अब हम क्या करें? आए राम, मुझे मेरे घर ले चलो, है ऐसा बोलो तुम, बस छोड़ दो मुझे मत दिखाओ ये झूठ। मैं थक गया हूँ इस पापी दुनिया के झूठ को सुन सुन के। है, बोल दो, कह ही दो आज घर वालों से कि अब मुझे नहीं पढ़ना है झूठ की पढ़ाई है। बोल दो बेटा, कभी तो बोलना ही पड़ेगा। यस सर। कर दो सरेंडर समय रहते रहते कह दो कि अब बस हुआ, अब मैं ये झूठ और नहीं सुन पाऊंगा। अब सुनो, सच सुनो तुम। ठीक है? अभी समझ आया प्रॉब्लम क्या है? यस सर। यस सर। अब देखो बेटा, अब एक चीज और बताता हूँ, इसको मिटा दूं? यस सर। यस यस ये सर। चलो इसको रहने देते हैं, थोड़ा आपको याद रहेगा। ठीक है? अब मुझे एक चीज बताओ कि आपने रिजिड बॉडी का नाम सुना है? यस सर। यस सर। तो रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी जिसका शेप ना सर बदलना। जिसका शेप चेंज करने के लिए हमको ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है। ज्यादा एक फोर्स। तरीके की सॉलिड बॉडी टाइप हो जाएगी ना, सर कठोर फोर्स बॉडी। उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखे। रुको, रेशमा ने बोला एक तरीके की सॉलिड बॉडी हो जाएगी। ठीक है, और एक बच्चे ने बोला था, मैं नाम याद नहीं रहा, शायद सुरेंद्र ने, कि उसको फोर्स लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, समझे? हाँ, अभिषेक ने बोला। ठीक है, अच्छा देखो, म्यूट करो। हाँ, रिजिड बॉडी का नाम वो बॉडी है, ये वो है कि क्या बोले क्या है। ठीक है? इसके ऊपर कितना भी फोर्स लगा दो,
से डिफॉर्म नहीं होती। कितना भी फोर्स ये लगा अपनी दो, shape में रखती है। ये कभी पिघलता नहीं है। ये इतना सख्त है, इतना सख्त है, इतना सॉलिड है, कितना सॉलिड है क्या बोले, ठीक है। बाहर से कितना भी फोर्स लगाओ, अब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कर दो 10 लाख करोड़, कुछ कोई दिक्कत नहीं है न्यूटन में, मेगा न्यूटन, गीगा न्यूटन, कुछ भी करे जाओ, इसका शेप चेंज नहीं होगा। नहीं तो होगा। ये ऐसी बॉडी जिसके बीच में 2 पॉइंट हो, एक P1 और ये पॉइंट P2, और इनके बीच की दूरी मान लो, बोल दिया गया कि यार इनकी दूरी है 10 सेंटीमीटर बोल दो, मान लो, ठीक है। अब बाहर से कितना भी फोर्स लगे, इन दोनों के बीच की दूरी टस से मस नहीं होगी, हिलेगी भी नहीं। इनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहेगी, यानी कि इन पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो इसको क्या बोला गया? आइडियल रिजिड बॉडी। आइडियल रिजिड बॉडी, ठीक है। आइडियल रिजिड बॉडी का मतलब कि असल दुनिया में ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब देखो, अभी बोला था, रेशमा ने बोला था कि सर ये सॉलिड बॉडी होगी, ठीक है ना। अब सॉलिड बॉडी का मतलब क्या है? देखो, सॉलिड बॉडी होती है विच आर नॉट आइडियल बॉडी बट दे आर सॉलिड इन नेचर। तभी आप 7वां चैप्टर पढ़ते हो ना फिजिक्स का, तो हम क्या करते हैं, 7वें से पहले जो ले रहे हैं सारा मैकेनिक्स में, हम रिजिड बॉडीज लेते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, ठीक। पहली बात तो जब 7वें में शिफ्ट करते हैं तो बोलते हैं कि रिजिड बॉडी नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो अब हम रियल बॉडीज को पढ़ेंगे और उनको क्या बोलेंगे? सॉलिड्स। इसलिए स्ट्रेसेस भी डेवलप होंगे, स्ट्रेन भी डेवलप होंगे, डिफॉर्मेशन भी होगा, टूट भी जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीजें 7th चैप्टर में होंगी, ठीक है। उससे पहले एवरीथिंग विल बी रिजिड बॉडी, ठीक रिजिड है। बॉडी। अब देखो, क्या रिजिड बॉडी एक वॉल्यूमेट्रिक शेप की बॉडी है कि ये भी पॉइंट है? वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक है ना, वॉल्यूम है। तो हम क्या करते हैं, जब मैं बोलता हूं ना कि अ पॉइंट मास ऑफ 10 kg, तो इसका मतलब क्या है? इट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रिजिड बॉडी। किसी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। समझो इस बात को। क्या बोला? 1 kg की कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, कोई भी रैंडम शेप की, तो उसका सेंटर ऑफ मास होगा, और हमने एज्यूम कर लिया कि इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है उस पे इसका सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है। या हमने क्या किया, इस रिजिड बॉडी को हटा के पॉइंट मास के तरीके से ट्रीट कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी है इस पे, सिंपलीफाइड इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने पढ़ रखी है वो लगानी है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से ट्रीट कर लिया। तो अब समझ आया कि ये पॉइंट मास क्या होता है? यस सर। ठीक है। तो पॉइंट मास होगा, जब अगर पॉइंट मास होगा तो फ्रिक्शन आएगा? नहीं आएगा। नो सर। कहाँ आएगा? सरफेस ही नहीं है, फ्रिक्शन कैसे आएगा? ठीक है, चलो ठीक है, मोटी मोटी बातें अब समझ आ गई। अब देखो, अब जो पॉइंट मास है, या तो वो रेस्ट पे रह सकता है, या फिर मोशन में, या फिर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, राइट। तो अब देखो, स्टेट ऑफ इनर्शिया को चेंज करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? बाहर से फोर्स बाहर से लगाना पड़ेगा, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। अनबैलेंस्ड का मतलब समझो बेटा, अनबैलेंस का मतलब है, मान लो ये पॉइंट है जिस पर हम अपना कैलकुलेशंस कर रहे हैं, इस पे लेफ्ट साइड से लगा दिया मैंने फोर्स 10 न्यूटन, और राइट साइड से भी फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन, तो क्या ये आपस में काट देंगे एक दूसरे को? है ना, these forces will cancel out each other, yes or no? यस सर। बताओ। तो अभी अनबैलेंस्ड हो गए कि बैलेंस हो गए आपस में? बैलेंस हो गए। बैलेंस हो गए। बैलेंस। तो ऐसे फोर्स का Balance। होने ना होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये मोशन में स्टेट ऑफ इनर्शिया में चेंज नहीं ला सकते ये, ठीक है। मान लो बीच में गाड़ी खड़ी है, ठीक है, एक साइड से सुरेंद्र आ जाते हैं और दूसरी साइड से मंजुला, ठीक है। एक पीछे से धक्का मार रहा है, एक आगे से धक्का मार रहा है, गाड़ी मूव करेगी? नहीं करेगी। नो सर। आपस में फोर्स कैंसिल आउट कर देंगे। यस सर। अगर गाड़ी को मूव कराना है तो क्या करना पड़ेगा? एक साइड से फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, ज्यादा फोर्स, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब होगा कि मान लो ये पॉइंट मास था, एक साइड से 10 न्यूटन लग रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी साइड से 20 लगेगा, तो नेट कितना आ जाएगा? राइट साइड में 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन फोर्स राइट साइड में लग रहेगा। तो ये 10 न्यूटन ही अनबैलेंस फोर्स है। ऐसे फोर्स होने की वजह से रुकी हुई वस्तुएं मूव करना स्टार्ट कर देंगी, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट था,
a tendency of a body to remain at rest unless until an unbalanced external force is applied on it, right? तो inertia of rest का मतलब क्या है? रुकी हुई वस्तुएं रुका ही रहना चाहेंगी जब तक कि उन पर बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा दिया जाए, राइट? फिर inertia of motion क्या कहता है कि चलती हुई वस्तुएं चलते ही रहना चाहेंगी जब तक कि उन पे बाहर से रोकने के लिए कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए, राइट? मान लो आपकी साइड एक गाड़ी लुढ़कती हुई आ रही है, तो उसको रोकने के लिए क्या करोगे? ऐसे रोकोगे ना, सुपरमैन बन के, यस सर, तभी तो रुकेगी, नहीं तो तुम्हारे ऊपर से चली जाएगी वो। तो उसका इनर्शिया ऑफ मोशन था, तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ा? अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा, ठीक है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदलने के लिए, मोशन का जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ इनर्शिया जिनको बदलने के लिए आपको लगाना पड़ेगा अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। अब सुनो, रेस्ट, देखो मोशन, डायरेक्शन। अब सेकंड लॉ को इंट्रोड्यूस करते हैं यहीं से। रेस्ट से मोशन में आ रहा है, मोशन से रेस्ट में जा रहा है, या फिर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हुए डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या ये फील नहीं आ रहा कि चेंज इन वेलोसिटी की बात हो रही है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सोचो भाई, देखो रेस्ट से मोशन में जा रहा था तो वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है मैग्नीट्यूड वाइज। मोशन से रेस्ट में आ रहा है तो भी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है मैग्नीट्यूड वाइज। और अगर डायरेक्शन भी बदल रहे हो, हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ऐसा मतलब वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज चेंजिंग। तो इनर्शिया से क्या आ रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। यस सर, नो सर, कुछ ना कुछ होगा। हाँ, ये नशे हमें भी कराओ भाई, सस्ते नशे। ए इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? देखो भगवान जैसे बन गया है, देखो दिख रहा है, तो इसको मिटा देते हैं, ऐसे लाल लाल नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ सुनो, तो देखो बेटा, एक्सेलरेशन शुड नॉट बी 0। एक्सेलरेशन नॉन 0 होगा अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, ठीक है? तो एक्सेलरेशन नॉन 0 होगा तो हमें पता है ना सेकंड लॉ से, F इज इक्वल टू, बोलो, ma। तो अगर देखो इसमें मास तो भाई नॉन 0 होगा ही, कि जिस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है उसका कुछ ना कुछ मास होगा। अब क्या हो सकता है? ज्यादा ज्यादा एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो ये सारे काम नहीं हो सकते, क्योंकि ये इनमें से कुछ काम करना है तो वेलोसिटी में चेंज लाना होगा, और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नॉन 0। नॉट इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के राइट साइड में दोनों चीजें नॉन 0 हो गई, तो लेफ्ट साइड वाली चीज का क्या 0 हो सकती है? नो सर, नॉन 0। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन आएगा, और वही एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज लाएगा। और वेलोसिटी में चेंज का मतलब ही क्या है? इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ इनर्शिया को चेंज करना। तो यहाँ से फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों एस्टेब्लिश हो गए, यस सर, ठीक है? अब देखो सेकंड लॉ क्या बोलता है। सेकंड लॉ बोलता है कि ठीक है जी, फर्स्ट लॉ ने बोल दिया कि क्या करने के लिए क्या करना होगा, फोर्स लगाना पड़ेगा स्टेट ऑफ इनर्शिया को चेंज करने के लिए। बट कितना फोर्स? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? वो होगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दिस इज सेकंड लॉ का इक्वेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। सबको आती है, ठीक है? एक जो नहीं आती वो क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। P क्या होता है? P इज लीनियर मोमेंटम। V लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो मास इनटू वेलोसिटी है, dp बाई dt क्या होगा बेटा? मास को कांस्टेंट मान रहे हैं हम, मास वेरिएबल नहीं ले रहे, मास कांस्टेंट। तो क्या करेंगे? dv बाई dt। अब dv बाई dt क्या होगा? क्या होगा? अभी पढ़ाना है मंडी में। dv बाई dt क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और यही क्या होगा? इसी को क्या बोलते हैं? फोर्स। तो क्या हो गया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ
लीनियर मोमेंटम, सही बात है, यस याद रख लोगे? यस Yes. Yes, sir. ठीक है, चलो अब देखो बहुत हो गई हवाई बातें, अब करो एक क्वेश्चन। पोल जित क्रिएट कर रहा हूँ बेटा, वी आर 53 स्टूडेंट्स, है ना? तो मुझे कितने वोट्स चाहिए, कितने चाहिए बेटा वोट्स? बताओ कितने वोट्स चाहिए? 53 वोट्स चाहिए, 53 चाहिए। क्या करो? मेहनत कर लो, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना, अभी गुड़ गोबर कर दो अपनी मेहनत भी और मेरी भी। अच्छा, वेक्टर्स आपने पढ़ा होगा बेटा, एक चीज सुनो यहाँ पे। वेक्टर जो होता है, अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते तो क्या बदलाव आता है उसमें? बताओ, क्या उसकी डायरेक्शन चेंज होती है बाय मल्टीप्लाइंग इट विद सम स्केलर क्वांटिटी? देखो, ये देखो तुम शायद क्या क्या किए हो भाई 11th में। सुनो अब तुम ध्यान से सुनो, ठीक है बेटा? ये आपका मान लो वेलोसिटी वेक्टर है, दिस इज वेलोसिटी। हाँ देखो, रौनक ने बताया ओनली मैग्नीट्यूड विल चेंज। ये वेलोसिटी वेक्टर है बेटा, इसको v बोला। 2 टाइम्स ऑफ v क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ v क्या होगा? इसके डबल लेंथ का वेक्टर सेम डायरेक्शन में, सही है ना? 2v ऐसा होगा जिसकी लेंथ v से डबल है। लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ द वेक्टर, और टेल टू हेड मूव करोगे तो वो डायरेक्शन होगा। तो अब बताओ 2v क्या हुआ? 2 टाइम्स ऑफ v, तो लेंथ क्या हो गया? डबल हो गया। अब देखो यहाँ पे मास इज स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? सोए सोए रहो तुम, खोए खोए रहो। मास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मास इज अ, Scalar quantity. फिर देखो, Vector quantity. मास इज अ, Vector Scalar quantity. शाबाश। अच्छा Scalar सुनो, स्केलर स्केलर हैंड रेज करो, मास इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हैंड रेज करो जिनको ये लगता है मास इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, अरे भाई देखो, जो मन से लगता है वो मानो, मास इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हाथ नीचे करो। अब वो बच्चे हाथ ऊपर करो जिनको लगता है मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। Yes, the mass. चलो चलो, बहुमत बहुमत स्केलर को बोलते तो मैं भी बोल देता हूँ, मास इज अ, Scalar quantity. अरे स्केलर क्वांटिटी है। कभी 1 किलो सेब वेस्ट डायरेक्शन की तरफ लेके आए हो? कभी ऐसे बोला है कभी कि मान लो आप सेब लेने जाओ और बोलो क्या कि भैया 1 किलो सेब दे दो, ठीक है? तो वो दे देगा ना 1 किलो सेब, केवल मैग्नीट्यूड बताने से। कभी पूछेगा कि Yes, कौन से sir. डायरेक्शन में सेब दूं? नो सर। हाँ, तो मास इज स्केलर क्वांटिटी यार। मास, कभी ऐसा हुआ है कि पूछा हो सेब वाले ने कि भैया बताओ कौन से डायरेक्शन में दूं सेब? 1 किलो सेब तो दे दूंगा बट कौन से डायरेक्शन में? तो सिंपल है, तो ओनली मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट टू डिफाइन मास। तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी। वेट होता है ना वेक्टर। वेट वेट वेक्टर होगा, है ना? हाँ, क्योंकि उसमें मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वेट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फोर्स। ग्रेविटी नीचे की ओर। हाँ हाँ, फोर्स का रिप्रेजेंटेटिव है। चलो अब देखो, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब बताओ, वेलोसिटी थी, वेलोसिटी वेक्टर था, उसकी कोई मान लो डायरेक्शन थी ऐसे, राइट? अब उसको आपने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? लेंथ कम ज्यादा हो जाएगी वेक्टर की, डायरेक्शन तो सेम रहेगा। यस सर। तो वेलोसिटी Yes, को sir. किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिला? मोमेंटम। तो आप यहां से ये नहीं बोल सकते कि मोमेंटम वेक्टर की और वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग रहेंगी। Same.
सेम रहेंगी? Yes, sir. अरे देखो, वेलोसिटी वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेंगी। क्यों रहेंगी बेटा? क्योंकि आप वेलोसिटी को एक स्केलर क्वांटिटी से खाली मल्टीप्लाई कर रहे हो, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी ओनली चेंजेस द लेंथ ऑफ द वेक्टर, नॉट द डायरेक्शन। ठीक है बेटा? तो अब पूछ रहा है मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन बता दो, तो क्या डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है? यस सर। तो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चित्र ड्रॉ करना पड़ेगा। चित्र में हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आई कैप डायरेक्शन बोल दो और वर्टिकल को जे कैप बोल दो। अब वेलोसिटी को देखो, वेलोसिटी की वैल्यू क्या दे रखी है? 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो 10 यूनिट्स ऑन Yes, आई sir. कैप, आई कैप एक्सिस पे 10 यूनिट। ठीक है, तो ये 10 आ गया। यहाँ पहुंचने के बाद जे कैप पे कितना जाना है? Sir, 5. 5 तो यहाँ पहुंचने के बाद है ना, ये 5 आ गया। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होगा बेटा? ये पहले वाले को ज्वाइन करना है हमें, ट्रायंगल कंप्लीट करना है। अब जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कौन सा है? ब्लू वाला, येलो वाला कि रेड वाला? Yellow वाला. येलो वाला। ठीक है, जिसका आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 10 है और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? 5 है। ठीक है, तो दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। अब इस वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ क्या है? ये थीटा। Yes. ये थीटा ही तो है जो वेलोसिटी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। निकालो। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं इस ट्रायंगल में? पाइथागोरस थ्योरम। tan inverse 1 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकलेगा? थीटा निकलेगा कि वी निकलेगा? मैग्नीट्यूड निकलेगा बेटा पाइथागोरस से। हमें क्या निकालना है? थीटा। सर ऑप्शन है इसका। हमें क्या करना पड़ेगा? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो 5 और डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या है? 10। तो 5/10 को 1/2 लिख दूं? Yes, sir. अब tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा क्या होगा फिर बेटा? tan tan इनवर्स 1/2। ठीक है, अब जो है, अच्छा तुमने बुद्धूराम की स्टोरी सुनी है? हाँ सर, बिट. बुद्धूराम की स्टोरी सुनी है? Yes, sir. सुन रखी है, ठीक है? हाँ, फिर सुनाऊंगा, आज नहीं, आज नहीं। अच्छा, बुद्धूराम क्या होता है? बुद्धूराम पागल होते हैं. वो, have knowledge. वो लोग जिनके ज्ञान की गरीबी कैसी होती है? मेरे जैसी होती है। जो मेरे जैसे ज्ञान में गरीब लोग होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं बेटा? बुद्धूराम, है ना? तो कौन ज्वाइन करना चाहेगा बुद्धूराम स्क्वाड को? हैंड रेज करो जो बुद्धूराम स्क्वाड को ज्वाइन करना चाहता है। यस, ठीक है। तो सबसे बड़ा बुद्धूराम मैं ही रहूंगा, एंड यू कैन ऑलवेज बी माय फॉलोअर्स, राइट? ठीक है, चलो। अब आपने एक ऐड देखा है कि ज्ञान की गरीबी सबसे भारी। तो हमें क्या करना है क्लास में? क्या करना है? अपने आप इतना मेहनत करेंगे कि हमारा जो अभी छूट गया उसको पूरा कर लेंगे, तो फिर हमारी जो ज्ञान की गरीबी है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा? अब देखो, tan थीटा इज tan इनवर्स 1/2। गॉट दिस आंसर? तो कौन सा सही आया बेटा? ऑप्शन नंबर Yes, sir. ए। अब वोट कितने मिले हैं? अब वापिस आ जाते हैं मुद्दे पे। कितने वोट मिले अब तक? 16। 53 माइनस 16 करना कितना हो गया? ये जितने बच्चे बच गए सब फटाफट जाके वोट करो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जाओ फटाफट ऑप्शन ए पे लॉक कर दीजिए। Yes, sir. Yeah. 37 स्टूडेंट हैव टू क्लिक ऑन द ऑप्शन ए। जाओ वोटिंग करने की आदत डालो बच्चे। अरे अरे अरे, ऐसे नहीं करना। देखो कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं। सुनो, आपके फोन में खुली होगी गूगल मीट की ऐप, राइट? अब क्या करना है? जो हैंड रेज करने का ऑप्शन है ना, देखो हैंड रेज, इसके राइट साइड में 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। फिर एक्टिविटीज आएगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, और फिर देखो पोल्स दिख रहा है, पोल्स 1 एक्टिव।
वन एक्टिव पे जाना और ऑप्शन ए पे टिक कर देना, ठीक है। योर नेम एंड आंसर विल बी रिकॉर्डेड, आ गया, इसको ए पे क्लिक करके वोट दबा देना, तो क्या हो जाएगा, वोटेड। तो आई हैव आल्सो वोटेड फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे करना है सबको। हाँ देखो अब कितना सही हुआ है कि 42 वोट्स मिल गए। और सब बच्चे करो, वी हैव टू मेक अ हैबिट ऑफ आंसरिंग इन द पोल्स। करो जी, देखो भाई फटाफट कर लिया करो, मेरा गला दुखा देते हो तुम, बोल बोल के मेरे हाल खराब हो जाते हैं। अच्छा दिल्ली में कितने लोग रहते हो? कोई नहीं है दिल्ली से, तो अभी भी कुछ कुछ बुद्धूराम बच गए, इन्होंने वोट नहीं किया, तो कोई बात नहीं, इनको माफ कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो बेटा, अब एक और क्वेश्चन है। A 2 kg object is subjected to 3 forces that give it an acceleration of this. If 2 of the forces are these, find the third one. ठीक है, आपको थर्ड फोर्स बताना है। थर्ड फोर्स क्या होगा? 2 फोर्सेस दे रखे हैं, थर्ड वन बता दो। ये नीचे वाला एक्स्ट्रा है, इसको छोड़ो। Yes, sir. इफ ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, राइट। तो अभी को इसको सॉल्व करेंगे हम, एंड देन हैंड रेज कर लेंगे जिसका भी आंसर आ जाएगा, राइट। और फिर आई विल आस्क यू वन बाय। 2 kilogram object is subjected to 3 forces which gives it a acceleration of -8. तो पहला और दूसरा फोर्स दिया है, थर्ड वन बताना है। अच्छा, कोज ऑफ मोशन जो होता है वो किस वजह से होता है ये बताओ। कोज ऑफ मोशन इज ड्यू टू अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, ये ध्यान रखो। और सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉ बोलता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये फोर्स कौन सा होता है? नेट फोर्स। करो अब इस क्वेश्चन को, आपको वेक्टर्स भी बता दिया मैंने, अब कर सकते हो, दिमाग लगाओ, हो जाएगा। सर इसका आंसर पोल में नहीं देना क्या? पोल में कैसे दोगे बेटा? ABCD ऑप्शंस तो है ही नहीं। आपका सॉल्व हो जाएगा तो हैंड रेज करके रखो, मैं पूछूंगा फिर। ओके। जिनका आंसर आ गया वो हैंड रेज कर लो। अच्छा देखो, गूगल मीट में कितना आसान है हैंड रेज करना, और क्लास में हैंड रेज करा दो तो हाथ पनिशमेंट हो जाती है वो। रेज योर हैंड्स, खत्म बात। वरना बच्चों को टेस्ट के बारे में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बैच सर, टेस्ट के बारे में तो कर दिया मैंने। कर दिए सर? हाँ सर, टेस्ट के बारे में बता दिया। टेस्ट है ना बच्चों आपका? यस सर, आपने बता कब है बताओ? संडे को। संडे को।
और जिस किसी ने अगर प्रैक्टिस नहीं करी और जो नहीं पढ़ा और जिसके मार्क्स कम आए, फिर उसके बाद क्या होगा पता है? तो उसमें सिलेबस तो हम लोग सिलेबस क्लास के बाद सिलेबस भी बता दिया सर। सिलेबस क्या है? मोशन ठीक इन है। 1D, मोशन इन 1D आपको जो पढ़ाया है वही आएगा, जो पढ़ा दिया उसी में से आएगा पूरा पेपर। 25 क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस Yes, करके sir. जाना, ठीक है। जो नोट्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच गए वो सारे लगा लेना, ठीक है। मस्त पेपर होएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इसके बाद भी परफॉर्म नहीं किया तो फिर एक ही चीज बचती है। क्या बचती है बेटा? फिर ठाकुर तो गियो, फिर कुटाई बचेगी तुम्हारी, तुम्हारे घर फोन करा दिया जाएगा। अरे कुछ नहीं करेंगे, पेपर दो बिंदास, पहला टेस्ट है मस्त, फेल होने के लिए जाना, कोई टेंशन नहीं है। आ गया? Yes, sir. यस सर। अभी 10 बच्चों ने खाली सोल्व किया है, बाकी करो भाई। बाकी क्या कर रहे हो? कथा सुनने आते हो क्या? हम्म? भक्तजनों, करो सवाल। हाँ देखो, दिव्यांश राणा ने आंसर ही डाल दिया है। सब लोग टाइप करके बैठे थे कि कोई एक डाले आंसर, देखो फिर हम दबा। ठीक है, जिसका हो जाता है क्वेश्चन उसको एक्साइटमेंट भी रहता है कि मैं बताऊंगा सबसे पहले। अच्छी बात। दिस कम्पिटिटिव स्पिरिट शुड बी देयर, है ना। अंदर से जज्बा खत्म हो गया तो क्या बचा? कुछ नहीं। ठीक है बेटा, चलो सोल्व कराऊं मैं? कौन बच्चा समझाएगा? जिसने सबसे पहले आंसर दिया था वो देखते हैं कौन है, उनसे समझेंगे इस क्वेश्चन, है ना। तनीषा बताओ बेटा। सर पहले हमें नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। हाँ सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन भी दिया है और मास भी दिया है, तो राइट। उसको हम एफ नेट निकालेंगे। हाँ F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू F नेट, और सब वैल्यूज हम पुट करेंगे और फाइंड करेंगे फोर्स F3। राइट राइट राइट, शाबाश। अनुष्का आप ट्राई करोगे बेटा? यस सर। हाँ सर पहले हम हाँ जो बताओ। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो हमको बस आई कैप डायरेक्शन में गिवन है, तो जे कैप वाली जीरो राइट कर लेंगे। राइट राइट राइट। तो सर पहले आई कैप में निकालेंगे फोर्सेस, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन मींस नेट फोर्स। यस। तो आई कैप डायरेक्शन में उसकी वैल्यू F3 की वैल्यू -34 न्यूटन आई कैप आ जाएगी। और सर जे कैप डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो F नेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो F1 प्लस F2 प्लस F3, तो F3 की वैल्यू आ जाएगी -24 इन जे कैप डायरेक्शन। राइट, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब जिनका नहीं हुआ वो सुनो, जिनका हो गया वो वैलिडेट करो, ठीक है। हो सकता है कहीं कहीं एरर हो रखी हो, ठीक है। देखो बेटा, सेकंड लॉ क्या बोलता है? एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 2 किलोग्राम। एक्सेलरेशन क्या दे रखा है? -8 इन आई कैप डायरेक्शन, -8 इन आई कैप डायरेक्शन। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब नेगेटिव आई में पॉइंटिंग है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे? वैल्यू -8 रख लेंगे। मास की जगह हमने रख दिया 2 और एक्सेलरेशन की जगह रख दिया -8 आई कैप। तो इनको मल्टीप्लाई करके फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या निकला? एफ नेट कितना आ गया बेटा हमारा? -16 -16 आई कैप, है ना, आई कैप। तो -16 आई कैप आ गया। अब देखो क्या करना है, एफ नेट जो है, जो अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी वजह से ये 2 किलोग्राम ब्लॉक है, वो -8 आई कैप एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो एफ नेट फोर्स है। एंड दैट फोर्स इज रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेज, जिनमें से 2 फोर्स आपको गिवन है। तो रिजल्टेंट ऑफ F1 F2 F3 है। F1 और F2 आपको क्वेश्चन में दे दिए गए हैं और आपको क्या बताना है? F3 बताना है। तो क्या करेंगे? F नेट का तो हमने निकाल लिया, क्या है? -16 आई कैप। इक्वेट कर देंगे। F1 कितना दिया है? 30 आई कैप प्लस 16 जे कैप। F2 क्या दे रखा है? F2 दे रखा है -12 आई कैप
प्लस ऑफ 8 जे कैप, ठीक है, ये हो गया। और F3 क्या होगा बेटा? X I cap plus Y J cap. F3 को अज्यूम कर लो X इन आई कैप डायरेक्शन और Y इन जे कैप डायरेक्शन। अब आपको केवल X और Y की वैल्यू निकालनी है। हाउ कैन वी फाइंड आउट X एंड Y? आई कैप को इकट्ठा लिख लो, जे कैप को इकट्ठा लिख लो, तो आपका X और Y का वैल्यू आ जाएगा। क्या कर रहे हैं बेटा? अभी वी विल राइट X जो आई कैप डायरेक्शन है उसको रख लेते हैं। -16 आई कैप था, इधर राइट साइड में 30 आई कैप, ब्रैकेट खोलोगे तो -12 आई कैप और प्लस का X आई कैप। तो यहाँ से व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ X? X क्या आएगा यहाँ से? -34 कैप। X इज इक्वल टू -16 -30 + 12, ठीक है, तो क्या आएगा? -34। X की वैल्यू आ गई -34। और अगर Y की इक्वेशन लिखे, इस इक्वेशन के ऊपर लिख दे रहा हूँ जे कैप डायरेक्शन की इक्वेशन, तो राइट साइड में क्या जे कैप है? इधर नहीं है। राइट साइड, लेफ्ट साइड में, सॉरी, लेफ्ट साइड में क्या जे कैप है? नहीं है। तो 0 जे कैप इज इक्वल टू 16 जे कैप, ब्रैकेट खोला तो प्लस का 8 जे कैप एंड देन Y जे कैप। तो यहाँ से Y क्या आएगा बेटा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Y? Y इज इक्वल टू -8 प्लस -24 जे कैप। जे कैप तो नहीं आएगा, Y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो -24 आएगी खाली, तो Y इज -24। अब देखो हमने क्या लिखा, F3 को क्या एज्यूम किया था? F3 इज अज्यूम्ड एज X आई कैप प्लस Y जे कैप। तो X और Y की वैल्यू को रिप्लेस कर दो तो क्या लिखोगे? F3 इज इक्वल टू X की वैल्यू कितनी है? -34 आई कैप और Y की जगह -24 J cap. So the third force is -34 units in I cap direction and -24 units in J cap direction। ठीक है बेटा? अब इसको अगर बोला जाए, थोड़ा और एक्सटेंड करें, अगर इस फोर्स को प्लॉट करना है तो कैन यू प्लॉट दिस फोर्स? कर सकते हैं जी। Yes sir. Why not? Yes sir. हमने बहुत बार किया है, हम कर देंगे इसको भी। जैसे अभी ड्रॉ कर रहा हूँ फिर मिटा दूंगा इसको। हम क्या करते हैं बेटा? पहले आई कैप डायरेक्शन लिखा, राइट, और जे कैप लिख लिया। लेफ्ट विल बी -आई कैप एंड ये -जे कैप। अब क्या है आपका? 34 यूनिट्स इन -आई कैप डायरेक्शन बोल दो, या फिर -34 यूनिट्स इन आई कैप। तो ऐसा होगा कि -34 यूनिट्स, तो ऐसा है -आई कैप डायरेक्शन में 34 यूनिट 34, और उसके बाद जे कैप में कितना? -24, तो इधर से जे कैप में -24, दिस इज 24। तो दिस फोर्स इज पॉइंटिंग लाइक दिस, ये आपका F3 है, ठीक है। Yes sir. और थीटा निकालना हो तो बेटा ये थीटा, अगर मैं थीटा निकालने के लिए बोलूं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस थीटा? क्या आएगा बताओ? tan थीटा इज इक्वल टू 24/34। ठीक है, और थीटा क्या आएगा? थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 24/34। बस इतना ही तो है। Yes sir. कर सकते हो? Yes sir. Yes sir. अब नहीं डरेगा वेक्टर से, हमें डरना नहीं है, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ डिस्कस हो गया, सेकंड लॉ हो गया, अब थर्ड लॉ पे आते हैं। थर्ड लॉ क्या बोलता है? If a body A exerts a force on B, then B will exert equal and opposite force on A. The force will always occur in action reaction pair. Force हमेशा action reaction pair में ही पाए जाएंगे। सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगल फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो एक्शन रिएक्शन पेयर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, सैलिएंट फीचर्स बोल सकते हैं। क्या है बेटा? पढ़ो एक एक करके। दे अकर साइमल्टेनियसली, जब एक्शन लग रहा होगा उसी के अपोजिट सेम समय पर रिएक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है, अच्छी बात है। एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में एक्शन लग रहा होगा तो उसके जस्ट अपोजिट में रिएक्शन लग रहा होगा, एग्रीड। एक्ट्स अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, ये हमेशा एक लाइन ऑफ एक्शन पर ही काम करेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट ए पर लग रहा है फोर्स, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाय बी, फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय ए, ठीक है। एफ ए बी क्या है?
फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाय बी, FBA क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय ए, ठीक है। तो FAB अगर एक्शन फोर्स है तो FBA क्या है, रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन जब फोर्स। ए बी पर फोर्स लगाएगा तो बी ए पर भी उल्टा फोर्स लगाएगा। मान लो यस यस आपने, आपकी क्लास में से एक स्टूडेंट को पकड़ूं मैं और एक मैं खुद आ जाऊं, तो मैं आपको एक रस्सी पकड़ा देता हूँ और एक खुद से पकड़ लेता हूँ। जब मैं इसको खींचूंगा तो आपको भी खींचनी पड़ेगी ना, आप पे भी फोर्स लगेगा ना, एक्शन रिएक्शन। तो ऐसा ही है कि जब ए बी पर फोर्स लगाएगा तो बी को ए पर भी रिएक्टिव फोर्स लगाना पड़ेगा। तो दीज फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन। भाई ए बी है वो राइट साइड पॉइंट कर रहा है और FBA क्या है, लेफ्ट में पॉइंट कर रहा है, एग्जैक्टली 180 डिग्री टू ईच अदर। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो, दे ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। सेम लाइन ऑफ एक्शन मतलब एक ही सीधी रेखा पर ये एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडीज, तो FAB ए पर लग रहा है और FBA बी पर लग रहा है, तो एग्रीड। और लास्ट पॉइंट क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड आर ऑफ सेम नेचर, ठीक है। इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। सेम नेचर का मतलब क्या हुआ बेटा, मैंने आपको रस्सी पकड़ाई है, अब मैं खींच रहा हूं तो मैं टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं, तो आपको भी खींचनी पड़ेगी, तो आपको भी टेंसाइल फोर्स ही लगाना पड़ेगा। मान लो मैं आपको बोलूं कि मेरे हाथ को पुश करो, जैसे मैं इधर से हाथ पुश कर रहा हूं, आप उधर से हाथ, मैं आपके हाथ को धक्का मारता हूं, आप मेरे हाथ को धक्का मारते हो, तो आई एम ऑल्सो पुशिंग यू एंड यू आर ऑल्सो पुशिंग मी, तो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। तो ऑलवेज आइदर इट विल बी इन टेंसाइल नेचर और इट विल बी कंप्रेसिव इन नेचर। समझ आया बेटा? यस सर। यस सर। थक गए? नो सर। अच्छा, कौन कौन झूठ बोल रहा है नहीं थके? चलो, इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज। अभी आंखें बंद करके देखेंगे, आंखें बंद कर लो। कर ली? यस सर। बंद आंखों में बताओ क्या दिख रहा है? अंधेरे। कुछ भी नहीं। अंधेरा, अंधेरा दिख रहा है, ठीक है। चलो आंखें खोल लो, ठीक है। डीप ब्रीदिंग करते हैं आज, ये एक्सरसाइज हम पहले कर चुके थे। डीप ब्रीदिंग करेंगे, 5 बार करते हैं, राइट। जिसको कैमरा ऑन करना है ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना, कर लो। जो जो बच्चे करना चाहते हैं कैमरा ऑन कर लो, मुझे भी दिखेंगे ना डीप ब्रीथ करते हुए। आ जाओ, ठीक है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ठीक है। जैसे 5 बार हमने किया, आप लोग सुबह सुबह भी कर सकते हो 10 मिनट तक लगातार, ठीक है। इससे क्या होता है बेटा, जब बायो पढ़ोगे ना, अभी तो आप तो जेई वाले हो, है ना, तो नहीं पढ़ोगे। क्या होता है कि हमारे लंग्स में मल्टीपल लोब्स होते हैं, और जब हम धीमा धीमा सांस लेते हैं, खेलते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ऐसे रहते हैं, लेथार्जिक रहते हैं, तो क्या होगा कि जो आपके बॉटम पार्ट ऑफ द लंग्स होता है ना, वो चिपक जाता है, वो इनएक्टिव हो जाता है। तो उसको एक्टिवेट कर लो, लंबे लंबे सांसें लो, एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। जैसे पॉलीथीन होती है ना, उसमें आप हवा भरते हो तो क्या होता है, पहले सिकुड़ी हुई रहती है, फिर हवा भरती है तो फूल जाती है। ऐसे हमारे लंग्स भी होते हैं। अगर कम हवा भरोगे तो ऐसे काम करता रहेगा, देखो ऊपर ऊपर से फूलेगा, ऐसे रुक जाएगा, फिर फूलेगा, फिर रुक जाएगा। ज्यादा हवा भरोगे तो पूरा लंग्स काम करेगा, है ना, पूरा। तो यू हैव टू एक्टिवेट योर लंग्स एंड यू विल बी मोर एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे, है ना। तो हमें क्या करना है, अगर आपको जरूरत है तो आई कैन टीच यू दीज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो आपको 10 मिनट डीप ब्रीदिंग, है ना, बाबा रामदेव को फॉलो करो, कोई टेंशन नहीं है। और भी बहुत सारी योगा गुरुज हैं, जस्ट डू 10 मिनट्स ऑफ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अगर और कुछ नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यू विल बी मोर एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। चलो, अच्छा, अब हमने गर्दन की ओर एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। अभी मन भरा नहीं है ना। क्या करना है, लेफ्ट, अभी ऐसे टिल्ट करना है लेफ्ट में, फिर सीधा कर लो, फिर राइट में, फिर सीधा कर लो, नीचे, ऊपर, नीचे, राइट। अब थोड़ा रोटेट कर लो, भूत बन जाओ। देखा है ना, टीवी में देखा होगा ऐसे। यस सर।
तो ऐसे देख के हमें ये भरोसा हो गया कि भूत ऐसा ही दिखता होगा। कितने बुद्धू हैं यार हम, है ना। टीवी वालों ने दिखाया कि ऐसे ऐसे भूत होगा तो ऐसे ऐसे होगा, हमने मान लिया। चलो चलो कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, कमिंग बैक टू द क्लास, अभी सब वापिस आ जाओ, ठीक है, बहुत हुआ। अब ध्यान से सुनो। थर्ड लॉ जो है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें बता दिया कि एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स विल बी एग्जिस्टिंग साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब बात करते हैं, वापिस आते हैं रिजिड बॉडी की। जो आपको रिजिड बॉडी बताया था उसका हम क्या करते हैं बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान से सुनो। किसी भी बॉडी को फ्री कर दो, कहां से, सेट ऑफ बॉडी से। जैसे मान लो आपको 3 ब्लॉक दिख रहे हैं, अब मैं क्या बोलता हूं कि ए ब्लॉक ए पर लगने वाले सभी फोर्सेस को बताना है। आई नीड टू रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए। तो वो कहां पे दिखेंगे बेटा, दे विल बी विजिबल ऑन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए। तो ब्लॉक ए को उठा के अलग रखो, उस पर लगने वाले सभी फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दो, तो दैट विल बी नथिंग बट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए। अब ब्लॉक ए पर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको कहां अज्यूम करोगे, सिंस ब्लॉक ए इज अज्यूम्ड टू बी अ रिजिड बॉडी, तो कहां पे लगेंगे बेटा फोर्सेस, ऑन द पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट मास। क्या, Point सेंटर ऑफ, अरे सेंटर ऑफ मास, पूरा चैप्टर पढ़ा है 11th में इसका। रिजिड बॉडी को रिप्लेस करके एक पॉइंट रखते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट रिजिड बॉडी। तो क्या करने का है, रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उस पर सभी फोर्सेस लगाने हैं। तो क्या कर रहे हैं बेटा, देखो आपको दो ये रिजिड बॉडी दिख रहा है। अच्छा अभी हमें ये नहीं पता है, ये बी का है एक्चुअली, ये ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम है, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक बी, ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम। अब क्या किया गया बेटा, ब्लॉक बी को एक पॉइंट मास अज्यूम किया गया है और बी पर लगने वाले सभी फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया। तो बी पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे बेटा, अगर इसका मास कैपिटल एम मान लिया जाए तो सबसे पहला तो इसका mg फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, राइट। यस, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड ऑन बी बाय ग्राउंड। ग्राउंड एक नॉर्मल रिएक्शन बी पर लगाएगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड, डाउनवर्ड या अपवर्ड, अपवर्ड होगा। अरे ग्राउंड लगा रहा है बी पर तो कॉन्फिडेंटली बोलो ना, ग्राउंड किस पे, ग्राउंड बी पर लगाएगा, कहाँ होगा डायरेक्शन, वर्टिकली वर्टिकल, अपवर्ड। अब देखो इसको सिर्फ एन लिख दिया, इसको मैं लिख सकता था एन अप्लाइड ऑन बी बाय ग्राउंड, ये लिख सकता था, बट सिंस इट इज अप्लाइड बाय ग्राउंड तो सीधा एन लिख दो कि नॉर्मल रिएक्शन का मतलब है अप्लाइड बाय ग्राउंड, राइट। ओके, उसके अलावा क्या लगेगा बेटा, क्या ए भी इस पर फोर्स लगाएगा, ब्लॉक ए, यस सर, उसको क्या बोलेंगे, दैट विल बी, चलो बी लगाएगा ब्लॉक ए पर एक नॉर्मल रिएक्शन, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड ऑन ए बाय बी, एनएबी। और इसके विपरीत रिएक्टिव फोर्स लगाएगा बी, वो क्या रहेगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड ऑन बी बाय ए, राइट। यस सर। और एक फोर्स तो बाहर से लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स एफ। तो ये 4 फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहला क्या, इस ब्लॉक बी का खुद का मास कैपिटल एम, उसकी वजह से वेट एम जी। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय ग्राउंड, है ना, अप्लाइड बाय ग्राउंड। और ये नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड ऑन बी बाय ए, है ना, अप्लाइड ऑन बी बाय ए। और mg तो वेट है, mg क्या है, दिस इज वेट ऑफ क्या, बी, ऑफ बी। और ये क्या है, f क्या है, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, बाहर से लगाया हुआ फोर्स। तो यही 4 फोर्सेस दिख रहे हैं बस, या और कोई भी दिख रहा है, यही 4 है, बी पर तो यही 4 लग रहे हैं। तो इसी जो ये डायग्राम बन गया, इसी को क्या बोला, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी, ठीक है। एक तरीका और भी था बनाने का, वो बताता हूँ कैसे। बी को एज इट इज ड्रॉ कर दिया, ठीक है, बी का फिर सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लिया। अभी सेंटर ऑफ मास पे
सभी फोर्सेस को ड्रॉ कर दो। कैसे करेंगे? देखो फोर्स राइट साइड में लग रहा है, एफ इज राइट साइड में लग रहा है, तो इसको एफ कर दो। ठीक है, mg नीचे लग रहा है, इसको mg कर दो। फिर उसके अलावा देयर इज सम अदर फोर्स, इसको बोले नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड ऑन बी बाय ए, राइट। एक और फोर्स लग रहा है ऊपर, ये है नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड ऑन बी बाय ग्राउंड। तो इसको क्या लिख सकते थे? n अप्लाइड ऑन b बाय g, ये लिख सकते थे, बट वही n के बराबर है, तो इसको सीधा n लिख लिया। समझ आया बेटा? तो ऐसे जब फोर्सेस दिखेंगे तो क्या आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप लोग थक गए हो? नो सर। तो हमारे बुद्धूराम छोड़ गए, कुछ बच्चे ड्रॉप कर गए। देखो स्ट्रेंथ देखो कितनी हो गई है। अभी क्या करें? अभी आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू टीच यू अ न्यू थिंग ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक ही क्लास हो रही है उसमें भी इतना क्या हो गया बेटा? एक ही तो क्लास है आपकी, क्या इतना भी नहीं पढ़ पाओगे क्या? बोलो। हाँ, अरे बोलो। बताओ आपका जोश कैसा है? हाउ इज योर जोश नाउ? हाय सर। कैन वी प्रोसीड? है ना? तो देखो सुनो, अब बात ऐसी है, कुछ बच्चे छोड़ गए, इनको कल डांटूंगा मैं यार, जल्दी छोड़ना इज नॉट अ सॉल्यूशन, बिकॉज एवरी डे यू विल बी स्कीपिंग ए टॉपिक, और इन बिटवीन इंटरमीडिएट टॉपिक छूट गया तो क्या आप कंटिन्यू कर पाओगे? नो सर। तो अगर कंटिन्यू कर पाते तो आज तक हो नहीं जाता बेटा? यस सर। अगर खुद से कर पाते तो अब तक हो जाता ना? यस सर। तो अगर आप खुद से ही कर पाते तो हमारी जरूरत क्या थी आप? और अगर हम आपके लिए आए हैं तो यू शुड स्टे। अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो इट्स बेटर टू से कि सर थक गए हैं, थोड़ा कुछ और एक्टिविटी कर लेते हैं, देन वी कैन कंटिन्यू। तो मेहनत तो करना पड़ेगा बेटा, मेहनत के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, मेहनत के बिना नहीं हो पाएगा। तो राइट, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, अभी यू वॉन्ट बिलीव 20 आउट ऑफ दीज 37 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जब मैं बोल दूंगा ना सर छोड़ बेटा, डिस्कनेक्ट कर दूं, उसके बाद भी वो वेट करते रहेंगे, शायद सर कुछ और बता देंगे। तो उन 20 बच्चों में से सिलेक्शन होंगे, जो छोड़ गए उनमें से सिलेक्शन नहीं होगा। जो अभी 20 बच्चे लास्ट तक रुकते हैं ना, उन्हीं में से सिलेक्शन होंगे। ये आज का नहीं, पूरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ बेटा मैं। बहुत बच्चे आते हैं, हर बार बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। आप पहली बार 12वीं में हुए हो, हर बार बच्चे 12वीं में आते हैं, पेपर देते हैं, उनमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं वो, जो कुछ मिलता है जिंदगी में वही करते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। डू यू वांट टू बी इन दैट पोजीशन, या एक साल मेहनत करना चाहते हो? एक साल मेहनत करना एक साल मेहनत करके अपना जीवन बदल लो। एक साल मेहनत करो और जीवन बदल लो। दिस इज द राइट टाइम, एंड ये समय दोबारा नहीं आएगा। हाँ, ठीक है। तो बीच में छोड़ने का नहीं है। अभी आप लोग तो रुके हुए, जो बाकी लोग हैं उनको कल डांटेंगे, है ना? अच्छा बेटा, अब सुनो, आपका M1D का नोट्स मैंने शेयर कर दिया था, रिवाइज दैट वन। आज जो नोट्स दूंगा, रिवाइज दिस वन ऑल्सो। अभी तक डाउट है तो वो पूछ लीजिए। टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम थिंग, है ना? इक्विलिब्रियम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन इक्विलिब्रियम। फिर आपको फ्रिक्शन बेस्ड, एक्सेलरेशन बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है? एंड देन वी विल प्रोसीड टू कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंड मोशन में क्या होता है बेटा? NLM में ब्लॉक एंड पुली नहीं आया। अगर ब्लॉक एंड पुली नहीं आया तो क्या आया फिर, है ना? ब्लॉक एंड पुली प्रॉब्लम्स हम करेंगे, ठीक है? बहुत सारे ब्लॉक एंड पुली प्रॉब्लम्स करेंगे क्लास में, ठीक है? तो ये सब कंप्लीट कर लेंगे। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एक लेक्चर और लगेगा ज्यादा से ज्यादा। अगर आप लोग एंड तक स्टे करोगे और थोड़ा फास्ट रिवीजन पहले से करके आओगे तो फिर हम जल्दी जल्दी कर पाएंगे इसको ना। और जल्दी जल्दी कर लेंगे तो वी विल बी एबल टू फिनिश मोर चैप्टर्स इन दिस ब्रिज टाइम, है ना? ब्रिज करिकुलम का जो अभी टाइम चल रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा हम चैप्टर्स कर पाएंगे, ठीक है? तो है ना? तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपको पढ़ाना, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उस चीज को पढ़ना। तो पढ़ोगे? यस सर। तो क्या हो गया भाई?